नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की जमी इस समय गरमा गई है। विधानसभा के लिए चुनावी जंग में 4 महीने बाकी हैं, पर चुनावी बयार तेजी से बहने लगी है। वोटों का ध्रुवीकरण शबाब पर पहुंच गया है। एक हफ्ते पहले पटना के गांधी मैदान में से इमारतें सरिया की रैली आई। आप समझिए कि गठबंधन की धमक का एहसास करा दिया। तो नैरेटिव भी बदला। रैली की आवाज दिल्ली तक गूंजी कि उन्हें नया वक्फ कानून मंजूर नहीं है और बिहार में सत्ता में आए तो कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस रैली को चंद दिनों ही गुजरे कि कल रविवार को हुए सनातन महाकुंभ में तो गठबंधन की नींद ही उड़ा दी। अगुवाई भले ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भाजपा नेता अश्विनी चौबे ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। पूरे बिहार की में जातिवाद हावी है और चुनाव में रहता भी है, इसलिए संतों ने तगड़ा काउंटर देकर चुनावी ट्रैक बदलने की पटकथा लिख दी है और महाकुंभ के मंच में भगवाए हिंद का ऐलान कर दिया है। रैली बनाम महाकुंभ पर आज हम ताजा विश्लेषण और चर्चा करेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ बिहार के पटना से 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान पटना से भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी होंगे। आप 2014 में मोदी कैंपेन के मुख्य संयोजक भी रहे, साथ ही पटना हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता भी हैं। जबकि दूसरे मेहमान डॉक्टर संजय कुमार जी होंगे। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच हैं। आपको बिहार की राजनीतिक और चुनावी आबो हवा पहचानने में महारत हासिल है। आप दोनों मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। चर्चा से पहले एक संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पटना के गांधी मैदान पर एक हफ्ते पहले इमारते शरिया रैली में मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए पूरे विपक्ष को बुलाया गया था। हालांकि इस रैली में आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर ने दूरी बनाई, पर रैली में विपक्ष ने ऐलाने चुनावी जंग की आवाज को बुलंद कर दिया। सीएम इन वोटिंग का दावा करने वाले राजद नेता यानी कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनी तो बिहार में नया वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है, क्योंकि कानून तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद बनाया गया, या फिर यह सब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर हो रहा है। इमारते शरिया की रैली में ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई तो बीते रविवार को सनातन महाकुंभ में हिंदुओं एक हो, जातिवाद उतार फेंको, बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा जैसे नारों के साथ हिंदुओं को गोलबंद करने की पुरजोर कोशिशें भी की गई, क्योंकि इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य की ललकार ने महागठबंधन की माथे पर बल डाल दी है। महाकुंभ में जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के साथ देश भर के साधु संत जुटे थे। खास यह भी रहा कि अश्विनी चौबे आयोजक की भूमिका में है, तो वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बतौर यजमान उपस्थित होकर करारा जवाब भी दिया। बहरहाल बिहार में चुनावी जंग काफी रोचक हो गया है। अरविंद जी, आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी है। आपको लगता है इमारतें सरिया की रैली का काउंटर देने के लिए ही ये महाकुंभ किया गया क्या, या कुछ और है इसके पीछे की मंशा? नहीं, आप अभी मैं सुन रहा था, आपका रिपोर्ट देख रहा था जी, और आप देख रहे थे ये था कि आरजेडी के जो युवराज हैं वो कहते हैं कि हम सरिया कानून को ही खत्म कर देंगे। स्टेट जुडिक्शन है क्या? राज का एकाधिकार है क्या? अच्छा, 9वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी बोल देना है, जातीय उन्माद फैलाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, मुस्लिमों के बीच कुछ भी बोझ के एक उन्माद फैलाकर किसी तरह वोट उनके पास आ जाए, वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनका एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार और भाजपा जो काम किया है उस काम की सराहना कर रहा है। पसमानदा समाज हमारे साथ है। वो कुछ नहीं, इस बात को सिर्फ उन्माद फैलाकर वो चाहते हैं कि उनको इंटैक्ट रखे। देखिए, जो वक्फ कानून आई है वो सर्वदलीय बैठक करके, चर्चा करके, पार्लियामेंट में डिबेट करके, और ये अल्पसंख्यकों की अच्छाई के लिए आया है। आप देख रहे हैं आप जो आंकड़ा देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा एकड़ भूमि है।
मतलब रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जो वक्फ बोर्ड है, और उसके पास उतनी जमीनें हैं। और जी उसका उपयोग कहाँ करना है, उसकी जो मैनिफेस्टो है, उसका जो संविधान है, वक्फ बोर्ड के संविधान में है कि जो अल्पसंख्यक गरीब जो लोग हैं उनका उपयोग करना है। अगर सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन का, उससे मिलने वाली आय और उसका सही उपयोग अगर हो जाता, तो जी मुझे लगता है कि अब तक मुसलमानों की जो स्थिति बनी हुई है वो उसमें काफी सुधार हो जाती। तो इस पर एक माफिया दबंग कुछ लोगों का कब्जा है, ये कांग्रेस के समय से चला रहा है। और वक्फ बोर्ड की जमीन को, बहुत से ऐसे जमीन को बेचकर, गिरवी रखकर, और कहीं तो बंदोबस्त औने पौने भाव में कर कर, और उस पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उससे होने वाली आय का भी बंदरवाट कर रहे हैं। जी वर्तमान सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित करना चाहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें आनी चाहिए, और वो पूरा साइट पे रहेगा कि कितनी जमीन है, वो किसको लीज पे दिया गया है, उस जमीन का क्या उपयोग हो रहा है, एंड जी उस जमीन से आने वाले जो आय है उस पर क्या खर्च होगा। तो इसमें क्यों दिक्कत हो रही है, तेजस्वी जी को या फिर अन्य जो कुछ तथाकथित मुस्लिम संगठन है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि आम जो मुस्लिम है ना, वो खुश है, वो नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं, ये पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये लोग केवल गांधी मैदान में एक जमावड़ा लिए, जी और ये उनको बिल्कुल दिग्भ्रमित करने के लिए, किसी तरह वो हमारे ये वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। उनको वक्त से कुछ लेना देना नहीं है, न जी मुसलमानों की भलाई से लेना देना है, न उनकी तरक्की से लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है। ये सिर्फ उनकी वोट प्राप्त करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए गांधी मैदान में लोग। ठीक बात है। मैं अब डॉक्टर संजय संजय जी से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से इमारत शरिया की रैली और सनातन महाकुंभ को देख रहे हैं? आपका क्या असेसमेंट है? ये किस दिशा की ओर जा रहा है मामला चुनाव? डॉक्टर साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क्स देखिए आना। जी देखिए, दोनों को दो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सनातन महाकुंभ पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी सनातन एक संस्कृति है जो समाहित करता है विश्व के सारे धर्मों को। और जो बिहार के राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई से ही अपनी बात शुरू की कि जब जब हुई धर्म की हानि। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी प्रवृत्तियां जब पनपती है जी तो आसुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जो एक धार्मिक आचार संहिता है उसका पालन करना। इसके लिए मैं मानता हूँ और सनातन का समाज ये बेस्ट उदाहरण है, उसका अनुसरण करने की जरूरत है। तो चाहे जो लोग भी आए, शास्त्री जी ने भी जो कहा वो सामाजिक संरचना की बात। जी उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्रवाद, भाषा, जाति के आधार पर जो समाज के मैं चाहता हूँ कि आप। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैन, बौद्ध, सबको मैं मानता हूँ। तो सनातन समागम में कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो धार्मिक आचार संहिता से कोई अलग बात की गई। हाँ ठीक है, अति उत्साह में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो फिर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा जो जिसका आपने शुरू में एक जिसको कहते हैं कि एक रिमार्क्स के तौर पर कहा कि नहीं गजवाए हिंद क्यों, भगवाए हिंद क्यों नहीं। ठीक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, वो बोल रहे थे। लेकिन जो मैंने सुना तो उसमें एक समरसता की बात वो कर रहे थे कि अगर आपकी सामाजिक समरसता, आपकी चेतना, आपके आदर्श, आपके मूल्य और आपकी कार्यशैली अगर उसमें क्षरण नहीं होता है या क्षरण हो रहा है तो
आप उसको अगर जोड़ते हैं तो शायद एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। देखिए, वो जो इमारत सरिया ने जो आयोजन किया था वो एक खास मुद्दे को लेकर के आयोजित किया था कि वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है उसके विरोध में एक जलसा आयोजित की गई थी और उस जलसे में सारे विरोधी दल के नेता एकजुट हुए। ठीक है, वहां भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे, आरजेडी के लोग भी बोल रहे थे, लेफ्ट के लोग भी बोल रहे थे, सीपीआई-एमएल से लेकर के सारे लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी। लेकिन एक बात कि जब संविधान की प्रतियों को लेकर के आप ढूंढते हैं, फिर संसद से बने हुए कानून जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक्ट बन जाता है, कहते हैं कि हम उसको रद्दी की टोकरी में फाड़ करके फेंक देंगे। कौन सी राजनीतिक परिपक्वता और संवैधानिक परिपक्वता का परिचय देते हैं? हाँ, कोई कानून से हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल संशोधन की गुंजाइश है, यह डेमोक्रेसी है ना। कल अगर 5 साल के बाद चुनाव होता है और उस चुनाव में एनडीए की सरकार नहीं बनती, आपकी सरकार बन जाती है, फिर आप संसद में उस कानून को लाइए। भाई, अगर कोई प्रबंधन की पारदर्शिता के लिए कोई कानून लाया गया, 111 घंटे की बैठक चली, 28 राज्य में लोग आए और जो उसमें सदस्य थे लोकसभा राज्यसभा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किसके कहने पर हुआ? वो तो विपक्ष के आह्वान पर हुआ कि हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री इसको देखे। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बन गया, स्टेट वाइज लोगों से उनके रिमार्क्स मांगे गए, स्टेट वाइज उनकी जो आपत्तियां थी वो मांगी गई। भाई, आरजेडी के लोग जो उसको फाड़ रहे थे, कचड़े के डब्बे में डाल रहे थे, आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? उनके भी तो सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, तो आपत्ति आप दर्ज कराते नहीं है। तो ये जनता को ये बताने के लिए कि नहीं, हम आपके बड़े हित हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। कभी हम लोग इस पर भी अलग से बात कर लेंगे कि ये वक्फ संशोधन बिल वो जो 73% पसमानदा मुसलमान है उनके हित में कैसे है। शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के लोग, मैंने ऐसा पहला उदाहरण देखा कि ये जमीन बढ़ते जा रही है और आमदनी घटते जा रही है। तो अगर उस प्रबंधन की पारदर्शिता को लेकर के कोई कमेटी बनी, अगर कोई जमीन को लेकर के कोई विवाद है और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा गया कि नहीं, आप भी इसको इसके रेगुलेटिंग बॉडी में होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है वो गवर्नमेंट पूरी तरह से कानून बनाने के लिए या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होता है। आप उसको क्लब करके रिलीजियस बॉडी के तरफ ले जाते हैं कि भाई वो जो है वो रिलीजियस बॉडी है। तो इमारत सरिया एक वक्फ संशोधन बिल जो अभी पास हुआ है, इसको लेकर के था कि इसी के नाम पर एक जलसा आयोजित हो। आप तय कर लीजिए इस देश में ना कि आप सरिया को मानेंगे या संविधान को मानेंगे। अगर सरिया को मानना है बताइए कि नहीं, हम संविधान को नहीं मानेंगे, फिर वो संविधान की दुहाई आप क्यों देते हैं? और अगर संविधान को मानना है तो जो प्रोविजन है, कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर ही तो कानून बनाते हैं। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, संसद में बहस हुई, बहुमत से कानून बना। आप दो बातें एक साथ कैसे करते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, शायद इनका समर्थन नहीं होता तो ये बिल पास नहीं होता। पास हुआ ना चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के ही समर्थन से। प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करके उसको एक्ट बना दिया ना। संसद से पास हुई बिल, प्रेसिडेंट के साइन से वो बना हुआ एक्ट, वो आप कैसे कचड़े के डब्बा में फाड़ करके फेंक देंगे इस फेडरल स्ट्रक्चर में? और दूसरी बात कहते हैं कि बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। क्या कोई कानून केंद्र बनाती है? अब कितना इनको स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का पता है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई केंद्र कानून बनाती है इस फेडरल स्ट्रक्चर में, कोई राज्य कहे कि नहीं केंद्र के कानून बनाने से क्या होगा, हम तो नहीं मानेंगे, मतलब आप उसके ये में नहीं है।
अब यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि एक तरफा, जबकि जो सनातन की आप बात कर रहे हैं, मैं था जी वहां, जी मैंने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी सुना, जी जी और रामभद्राचार्य जी को तो ऐसे भी मैं सुनता हूँ, क्योंकि हाँ हाँ उनका जो गहराई है, और हाँ उस हाँ गहराई को जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि एक नई तरह की चेतना जागृत होती है, एक नया दृष्टिकोण मेरा विकसित होता है, एक समझ विकसित होती है। तो कल उन्होंने बड़ी तरीके से चीजों को रखा लोगों के सामने, और मैं मानता हूँ कि आपकी जो मौलिकता है, हाँ आपकी हाँ जो संस्कृति, आपका जो समाज है, ये समाज ही सनातन को मैं समझता हूँ कि इसकी मौलिकता में है, इसकी जी जड़ में है, इसके मूल्य में है। तो अगर इसकी मौलिकता पर, इसके जड़ पर, इसके मानवीय पक्ष पर, और जो क्षरण हो रहा है समाज में, उस जी क्षरण को रोकने के लिए एक आचार संहिता की बात की जा रही है। ठीक है, हमारे उसके जो गाइडलाइन देने वाले लोग हैं वो धर्माचार्य ही हैं, लेकिन कहीं से तो चेतना मिल रही है कि ठीक भाई आप मानिए कि आप पश्चिम के अनुयायी नहीं कभी रहे, पूरा विश्व आपका अनुयायी रहा है, आपकी जो मौलिकता में जो चेतना रही है उसको लोगों ने अनुसरण किया। और बिहार तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि आइए बिहार में, जिसने चार चार धर्मों को जन्म दिया, जगत हाँ जननी सीता यहाँ पैदा हुई, बुद्ध को इस धरती ने ज्ञान दिया, महावीर की कर्म भूमि रही यहाँ, और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रही। तो जी जिस जो धर्म का एक, जिसको कहते हैं कि प्रयोगशाला बिहार रही है, इस बिहार की धरती पर अगर सनातन की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी। और मैं मानता हूँ कि सनातन के माध्यम से सामाजिक आचार संहिता के जो टूटते हुए ताने बाने थे, बिखरते हुए ताने बाने थे, उसके जी तरफ उन्होंने इशारा किया, और खास करके नौजवानों को कि आप अपनी मौलिकता और मूल्य को पहचानिए, तभी बिल्कुल आप एक संतुलित नागरिक बन करके राष्ट्र का निर्माण कर। वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। जी क्या एक राष्ट्रभक्त होना, राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी बात है। इसलिए दोनों को क्लब करेंगे तो फिर दोनों दो दिशा में होगा। ठीक इमारत शरिया का एक अपना दृष्टिकोण था, जहाँ वक्फ संशोधन कानून ला करके जैसे लगता है कि किन्हीं के हितों पर कुठाराघात कर दिया गया। कौन सा कुठाराघात हो गया भाई? तो जमीन आपकी, प्रबंधन में आप, प्रबंधन की पारदर्शिता अगर हो जाएगी तो वो जो गरीब मजलूम, तो कुछ खास लोग अगर उस जमीन की आमदनी खा ले जाते हैं और उसका ऑडिट में चीजें कहीं और दिखा दी जाती है, अगर उसे विधवा, उससे अनाथ, उससे बच्चे, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको इसको कोट कर देता हूँ। जी जी उन्होंने कहा कि भाई पटना में एक हनुमान मंदिर है, अगर उस हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल चल रहे हैं, 9 अस्पतालों का संचालन हो रहा है उस मंदिर के पैसे से, उस मंदिर के ट्रस्ट। जरा वक्फ वाले लोग बताते हैं कि वो वक्फ की जो संपत्ति इतनी है, उससे कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल संचालित हो रहे हैं। ये आरिफ साहब ने सवाल किया, कहा कि ठीक है, विरोध करने का लोकतंत्र में इजाजत है, आप विरोध कीजिए, आप पक्ष में बोलिए, लेकिन बताइएगा तो जहाँ ये जो जमीन वक्फ की गई वो किसके लिए की गई? कुछ खास लोगों के लिए, या उस समाज के लिए जो समाज कहीं न कहीं से वो चौराहे पर खड़ा होकर के आकाश की तरफ देख रहा है कि उसके हिस्से में भी थोड़ी रोशनी आ जाए। अगर रोशनी की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि इसको पूरे में फाड़ करके फेंक देंगे। क्या किया गया? पारदर्शिता की ही तो बात की गई। जी अभी उस कानून पर हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। ठीक बात है। मैं अरविंद जी से जानना चाह रहा था, अरविंद जी बिहार में तो जातिवाद का बोलबाला है, ऐसे में सनातन महाकुंभ क्या आपको लगता है हिंदुओं को एक कर लेगा? आपका पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है, या इसमें मुश्किल आएगी? देखिए, बिहार निश्चित तौर से बड़ा सेंसिटिव स्टेट रहा है, जी और यहाँ हिंदू ही नहीं, तमाम धर्मों का, अभी भी संजय जी को आप सुन रहे थे, तमाम धर्मों का ये केंद्र रहा है। जी जी और यहाँ से दिशा देने का काम किया, दशा देने का काम किया है। ये दिशा चाहे बौद्ध धर्म हो, वो बौद्ध धर्म की यहाँ उत्पत्ति हुई है, और वो बौद्ध धर्म चाइना और जापान और वहां तक पूरा छाया हुआ है। तो ऐसी नहीं, देखिए, धर्म है, जो मेरा ज्ञान है या जितने जी
धर्म राजतंत्र जब था तो तब भी राजाओं को दिशा निर्देश देने का काम करता था। धर्म एक दिशा निर्देश देती है और हमेशा अच्छाइयों को ले जाती है, कभी भी वो गलत रास्ते पर जाने का संकेत नहीं देती है। तो ये राजधर्म है। और अगर धार्मिक आयोजन हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस धार्मिक आयोजन में भारत के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय हो रहा है, तो ये तो राष्ट्र के हित के लिए है, कहीं बंटवारे की नहीं है। न इसमें कोई जात है, न कोई दूसरे धर्मों का हित की बात हो रही है, और न ही कहीं राज सत्ता की बात हो रही है। ये तो भारत माता की जय हो रहा है। और धर्म के माध्यम से एक सही रास्ता दिखाने के लिए अगर एक जगह एकत्रित हुए हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता है सही। जिस जो हिडन एजेंडा जी बखवाली सम्मेलन में और उस सम्मेलन में इन लोगों की थी, वैसा हिडन एजेंडा तो यहाँ नहीं थी। और दूसरे जो इसके आयोजक थे अश्विनी कुमार चौबे, वो शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह के आयोजन कराते रहे हैं और इस तरह के मानने वाले हैं। और जो धर्म के बड़े बड़े गुरु हैं आते हैं और अपना प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने के बाद जनता उनकी अनुसरण करती है। राज की सत्ता के लिए वो दंड होता है, इसको दिखाते हैं कि नहीं ये सही मार्ग है, इस मार्ग पे चलना है। हमारे भारत माता की कैसे उद्घोष हो, भारत माता की कैसे जय जयकार हो, कैसे उसकी मस्ती पर उठे, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं कैसे वो सही मार्ग पर चले। तो यही तो धर्म है। धर्म में चर्चा किसकी हुई? इसी की चर्चा हुई है, प्रवचन इसी का हुआ है, और तो कुछ नहीं हुआ है। कहीं नहीं हुआ कि हम संविधान को फाड़ के फेंक देंगे या एक ग्रंथ को फाड़ के फेंक देंगे या किसी जातीय व्यवस्था की बात हुई हो। ऐसा मैं सुना हूँ, दिन भर मैं भी था, और ऐसी कहीं चर्चा नहीं हुई है। तो यह कहीं से भी इसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, निश्चित तौर से एक आस्था का विषय है। और आस्था हमेशा जो हिंदू धर्म की आस्था रही है, उस हमेशा सकारात्मक सहिष्णुता भरी आस्था रही है। उस आस्था का केंद्र था गांधी मैदान में जो धर्मावलंबियों का जुटाव था। अरविंद जी, आपको लगता नहीं कि इमारतें शरिया की जो रैली हुई उसमें जो मुसलमानों को प्रलोभन देना और तमाम बातें कहना, क्या आपको लगता नहीं कि महागठबंधन में भी मुस्लिम वोटों को लेकर छेना झपटी शुरू हो गई है? नहीं, महागठ देखिए, कांग्रेस की तो अपनी जमीन नहीं। इसके पहले क्या था, कांग्रेस जो राजनीति करती थी वो दलित और मुस्लिम सवर्ण वोटरों की राजनीति करती थी। लेकिन वो जिस तरह आकंठ धीरे धीरे इतने घोटाले उसके राज में आते रहे, तो जनता ऊब चुकी थी और जनता उनको छोड़ दी। तो आज पुनः, और वो लोग जो एक समय था जब मुस्लिमों की गरीबी दूर करना और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, तो वो सिर्फ राजनीति करते थे वोट बैंक लेने के लिए। उनका वोट बैंक खिसक गया। वो वोट बैंक जो एक समझदार लोग थे वो एनडीए के साथ आए। बिहार में खासकर कुछ जो वोट बैंक था वो आरजेडी के साथ चला गया। तो उसमें आरजेडी हो, सीपीआई हो या फिर कांग्रेस हो, इन लोग के आपसी तो छीना झपटी तो चल ही रही है। ये उनकी भले की बात नहीं है। निश्चित तौर से आपने कहा कि ये वोट बैंक की बात हो रही है। कैसे मुस्लिम वोटर को अपने साथ रखा जाए, कांग्रेस अपने साथ, लेफ्ट अपने साथ, वो लेकिन एक बड़ा वर्ग है। अभी विश्लेषक साहब को उन्होंने कहा था कि बड़ी चर्चा का विषय है कि जो 39% पसमानदा समाज है उनको क्या मिला, आज चौराहे पर है। तो जिनके लिए ये वक्फ बोर्ड या जमीन का एकीकरण हुआ था, एक जगह जमीन लाकर उससे जो आय है, आमद है, उस आमद से उनकी खुशहाली हो, ये तो कुछ हुआ नहीं। ये जातीय उन्माद फैलाने का जो आरजेडी जिस तरह 90 के दशक में जातीय उन्माद फैलाकर सत्ता पे आई थी, विकास उनके जिह्वा पर है नहीं, उनके यहाँ से वो उनकी सोच है नहीं। उनकी सोच है कि किसी तरह वोट बैंक। तो गांधी मैदान में जो जमावड़ा हुआ था एक खास वर्ग का, एक खास संगठन के माध्यम से, उसका उद्देश्य वही था और कुछ। मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इमारतें शरिया की रैली हुई और उसके बाद हमारा महाकुंभ हुआ, मतलब यानी कि सनातन का महाकुंभ हुआ,
आपको लगता है कि दोनों में मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है, ऐसे में क्या जो भाजपा के सहयोगी हैं नीतीश जी और चिराग पासवान को, उनसे मुसलमान कहीं बिदक सकता है क्या इस बार? आपको लगता है कि जा रहा है उधर? देखिए, सनातन की जो इन लोगों ने जो ये की है, सनातन महाकुंभ नाम दिया था, ये किया था, शायद ये डेट्स इनका पहले से तय था कि ये अच्छा। गांधी मैदान में एक सनातन महाकुंभ करेंगे। कोई ऐसा नहीं था कि इमारत शरिया ने जो वक्फ कानून संशोधन के विरोध में जो एक जलसा किया था आयोजित, उसके बस एक ये में इन्होंने कोई आयोजन किया था, ऐसा नहीं था। ये पहले से ही इनका प्रोग्राम तय था कि 6 जुलाई को भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे और हम सनातन महाकुंभ करेंगे। जो मेरी जानकारी है, अश्विनी चौबे जी से मेरी भी 1-2 बार बात हुई थी, तो ये काफी पहले से कह रहे थे कि हम इस तरह का एक आयोजन करने जा रहे हैं। हाँ, इसी बीच में इमारत शरिया का भी एक आयोजन हुआ। जी जी। हम लोग इमारत शरिया के जलसे और सनातन महाकुंभ से इतर अब आप आ जाते हैं मुसलमानों पर कि वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। जी। वोट मुसलमान नीतीश कुमार को दे न दे, लेकिन एक सच्चाई तो है कि मुसलमानों की दिशा और दशा बदलने में नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका अदा की। ये 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी किसके कालखंड में हुई? वो नीतीश कुमार। भाई, सच्चर कमेटी आप बेहतर कवर करते रहे हैं। सच्चर कमेटी कब बनी थी? 2006 में। उस समय किसका शासनकाल? क्या हुआ मुसलमानों के लिए? कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में आमूल चूल बदलाव आया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी आया था कि उनकी स्थिति क्या है, कितनी वो बदतर स्थिति में है। लेकिन नीतीश कुमार ने मदरसा के शिक्षकों को भी कहा कि हम वेतन देंगे, मदरसा के शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप स्कूल जाइए, मदरसा में पढ़ाइए और सरकार आपके हितों का ध्यान रखे। वहां पर भी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में इंग्लिश की पढ़ाई अलग से होगी। केवल बच्चे वहां उर्दू और फारसी ही नहीं सीखे ताकि वो बच्चे आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम रहे न रहे, उनको वोट दे न दे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी बाइफरकेट करके बिहार में मुसलमानों को नहीं। हाँ, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस वजह से नीतीश कुमार को वोट न मिले वो एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी उस नजरिए से माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं देखा। ठीक बात है। बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद भाई छिटपुट दंगे हुए, लेकिन कोई ऐसा दंगा, भागलपुर टाइप का दंगा बिहार में नीतीश कुमार ने नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो कम्युनलिज्म की बात केवल उन्होंने नहीं की, बल्कि कम्युनलिज्म में उन्होंने अपने को साबित करके दिखाया। जी जी जी, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, ताजिया का जुलूस हो, या चाहे वो हिंदुओं का दशहरे का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का त्योहार हो, हमेशा उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे रखा कि कोई सांप्रदायिक तनाव हम पसंद बिहार में नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आप ये मानते हुए। जी जी, आप कैरी ऑन सर। ये मानते हुए भी सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को 2010 में मिला। 2010 के बाद मुसलमानों का ग्राफ गिरते गया, कम होते गया इनका। फिर भी नीतीश कुमार ने जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसमें इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, ये हिंदुओं के लिए वेलफेयर स्कीम है, ये मुसलमानों के लिए वेलफेयर। जो माइनॉरिटी के जो फंड थे, जो कुछ करोड़ में बिहार में थे माइनॉरिटी के लिए, वो 1000 में इन्होंने पहुंचा दिया नीतीश कुमार जी ने कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ये योजनाएं चलेगी और इससे क्या आउटपुट आता है इसको हमको बताएं। तो नीतीश कुमार को वोट मिले नहीं मिले, लेकिन इन्होंने इसके लिए काम किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, मुसलमानों का वोट मिलते रहा।
2% से मुस्लिम वोट बढ़कर के अगर 8% तक पहुंचा, हाँ जी। कोई न कोई मुस्लिम समाज का तो व्यक्ति है जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है, आखिर 2% से 8% कैसे हो गए? तो वहां पर भी अब ऐसी बात नहीं है जिस मुखरता के साथ जो जिसको कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां कभी कभी गरमाती है चीजों को, कि अगर वो हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो हम मुस्लिम ध्रुवीकरण करेंगे। अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण वास्तव में बिहार में होता जी। तो अगर 18% मुस्लिम और लालू यादव जी की ही बात मान ली जाए कि 14% यादव जाति के लोग हैं हाँ हाँ जो इंटैक्ट है उनके साथ, तो 32% से तो बिहार में शुरुआत ही होनी चाहिए थी। हाँ। फिर इंडिया गठबंधन को तो हारना ही नहीं चाहिए था, फिर तो कहीं और वो किनारे लग जाते और एनडीए कभी सत्ता में आती ही नहीं। आखिर वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड होते हैं, उनके वोट भी नीतीश कुमार के हिस्से में भी मिलता है कुछ ही परसेंट सही, लेकिन वो बाकी जो इंडिया एनडीए के अलायंस पार्टनर है उनके हिस्से जी। में भी मिलता है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मेरे साथ इसलिए खड़ी है कि चूंकि उसको भाजपा का विरोध है। ठीक बात। लेकिन सवाल तो अब होने लगे हैं उनसे भी कि आपके इनके हितों के लिए क्या किया। अगर आपकी आबादी 14% है तो आप कितने विधायकों को टिकट देते हैं? अगर उनकी आबादी 18% है तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कहाँ चली जाती है? तो ठीक अब बात है। ऐसा नहीं है, उनके बीच में भी डिबेट है। जी जी, बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मैं अरविंद जी से जानना चाह रहा था, अरविंद जी, दो तीन सवाल इसी से जुड़े। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सनातन महाकुंभ हुआ है और उससे पहले तेजस्वी जी बाकायदा इमारत शरिया के जलसे में बड़े बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और तमाम लोगों ने उनको सीएम इन वेटिंग भी कह दिया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डेंट भी होगा, सनातन महाकुंभ जो हुआ है उसकी वजह से तेजस्वी जी के वोट बैंक पर डेंट भी पड़ेगा, आपको लगता है क्या? नहीं, डेन तो पड़ चुका है, पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। अच्छा। और वो एक प्रायोजित था, वो प्रायोजित था। जो हाँ इमारतें शरिया का था ना, वो प्रायोजित था। जी। और एक मोटिव से वो बुलाई गई थी कि इस मोटिव में एक मैसेज, क्या मैसेज देना है? तो मुस्लिम वोट को एकीकरण करना है, तुम्हारे अहित की बिल आई है, जो बकबोल एक्ट बना है, वो तुम्हारे हित में नहीं है, ये मैसेज देने के लिए। जबकि दूसरी ओर सनातन महाकुंभ हुई थी, ये कुछ नहीं, धर्मावलंबियों का एक जगह था जहां एक साथ लोग थे और जुटकर उन्होंने एक राज्य को, देश को एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम किया, जहां जी भारत हमारा माता के किनारे लगे। तो इस तरह बहुत कुछ नहीं है। और इससे देखिए, जो भी मोहम्मडन वोटर्स हैं वो जी अभी भी अभी संजय जी इसको डिस्क्राइब कर रहे थे कि पहले 2% थे, वो बढ़े हैं। जो पसमानदा समाज के वोटर हैं वो हमारे साथ एक अच्छी संख्या में है, और उसकी बिहार में संख्या अच्छी खासी संख्या है। वो चाहते हैं कि उनका विकास हो, वो राज्य के मुख्य धारा से जुड़े, और अब वो ठगे हुए महसूस करते हैं। अगर वो लगातार उनको ठगा जाता रहा है तो कितने दिन तक आप ठगेंगे? इसलिए ये वोट का ध्रुवीकरण हमें नहीं लगता है कहीं से, ये जी गांधी मैदान में अगर एक बैनर के तहत लोगों को जुटाया गया है, तो इससे कहीं से भी वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित सरकार के पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह बिहार में सरकार देने में, एक स्वच्छ सुशासन वाली सरकार देने में एनडीए गवर्नमेंट सक्षम रही है, जी और एक परसेप्शन बना है कि आज बिहार में अगर 2 बजे रात में भी पटना स्टेशन एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो किसी गांव में 2 बजे रात को भी यहाँ से जा सकते हैं, वो मन में भय नहीं है जो 90 के दशक से 2005 तक थी। तो इसका असर सब कुछ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जी। ईसाई हो, जो भी वर्ग हो, वो मुख्य धारा से जुड़े हैं और विकास की किरणें उन तक भी पहुंची है। कोई भी भेदभाव करके किसी तरह न कोई योजना बनी है, न उस तरह जी माहौल बनाया गया है। हमारी सरकार एनडीए सरकार है, उसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी वर्ग के लिए है, बाइफरकेट तो नहीं किया गया है। तो हाँ ये क्षणिक ध्रुवीकरण करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं जी होगी। और स्वाभाविक रूप से जो कुंभ का आयोजन हुआ था, जिस तरह जी पूरे बिहार के लोग उमड़े थे,
वो कोई बुलावे पर नहीं आए थे, उनको पता था कि आयोजन हो रहा है और वहाँ, जी तो इसलिए वो ध्रुवीकरण हमें लगता है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में होगा। और वो जिस नेगेटिव एस्पेक्ट से चल रहे हैं, जो उनकी मानसिकता नकारात्मक है, नकारात्मक चीजें बहुत दिन तक नहीं टिकती। ठीक तो अब बात। मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी जो नकारात्मकता है, तो उसके पहले एक मोटिव है, ये लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों जुटते हैं। खाने वाला उनका दांत कुछ और है, दिखाने वाला कोई दांत कुछ और है। तो इस तरह के हमें नहीं लगता कि जो आपका सवाल है, हाँ, जी निश्चित तौर से इसका बेनिफिट एनडीए को मिलेगी, जो सरकार को मिलेगी। अच्छा जी काम कर रहा है, मिलेगी। जनता तारीफ कर रही है बिहार का जो अभी सिचुएशन है। अब देख रहे हैं एक से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल की योजनाएं हो रही है। हाँ हाँ लोग 24 घंटा बिजली का यहाँ उपलब्ध है। और सड़कें आप देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में जो बिहार से अच्छी सड़कें नहीं है। बिहार में आज सड़कों का एक जाल बिछ गया है। हर गांव में कनेक्टिविटी हो गई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन के हो, चाहे वो हिंदू महाकुंभ से जुड़े हुए लोग हों, सबों तक विकास की किरणें पहुंची है। तो निश्चित तौर से ये ध्रुवीकरण हिंदू जो मानसिकता है उनके फेवर में आएगी। और हिंदुओं का तो एक बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल उनसे अलग हो चुका है। तो ठीक ये बात। मुस्लिम का भी जो विकास का जो एजेंडा है, जिस तरह सरकार काम कर रही है, उस विकास के एजेंडे पर हमारे साथ है। और हिंदू का ध्रुवीकरण स्वाभाविक है होना। अरविंद जी, मगर नीतीश जी की सक्रियता इस समय बहुत कम है। मतलब वो बहुत जब पिछले चुनावों में बड़ा एक्टिव रहते थे, अब इधर बड़ा उनका कम देखते हैं, कम उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या माजरा है नहीं, कोई? कार्यक्रम अभी तो आप देख रहे हैं, इधर लगातार कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब वो निरीक्षण करने नहीं निकलते। हाँ लगातार अभी जितने भी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जी है, अभी तो वो जाते हैं और खुद निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके लोगों को निर्देश देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारी रहती है। देखिए, आपका जो जिस ओर इशारा है मैं समझ रहा हूँ। जी दो बातें होती है। जैसे लोग ये चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ हरकत कर देते हैं। देखिए, उम्र तो जी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें तो सिपाही है नहीं कि आपको राइफल टांग के सीना नहीं नहीं। कंधे पर लेके चलना है और सीमा पे लड़ने जाना है। जी ये विजन नीतीश जी के पास सबसे बड़ी है, एक विजन, अनुभवी व्यक्ति। जी कहाँ क्या करना है, कौन सी काम करने से। और भारतीय जनता पार्टी जैसी सकारात्मक सोच रहने वाली पार्टी, एनडीए जी के जो भी लोग हैं, कहीं से भी उनके कामों में कोई अड़ंगा नहीं, साथ देने वाला। जो भी योजनाएं हैं कैसे पूरी हो, तो आज पूरी हो रही है, धरातल पे दिख रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो बिहार की स्थिति थी उससे हम निकल चुके हैं। और जी पूरे बिहार में पुल पुलिया रोड का एक जाल बिछ चुका है। अब कहीं विकास के रास्ते इतने खुल गए हैं, इतने अच्छा माहौल हो गया है। और ये तो एनडीए सरकार की दौन है और मुखिया नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो जी नीतीश कुमार कम दिख रहे हैं ऐसी बात नहीं है। उनके अनुभव का लाभ आज भी सरकार को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है। और यही जी कारण है कि बिहार जो बिल्कुल पटरी से उतर गई थी, आरजेडी और महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस इतनी नरसंहारे हुई थी, आज एक भी नहीं जी हुई। इतने दंगे हुआ करते थे, एक भी नहीं हुई। शाम होते हुए लोग बच्चों अगर बाहर रहते थे तो पूरा परिवार सहम जाता था कि वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। वो माहौल जी तो जी। खत्म हो चुका है। एक परसेप्शन बना है। तो नीतीश जी निश्चित तौर से काम में लगे हुए हैं और हमेशा वो अब बाहर आते हैं, आके निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कामों का, बैठक करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में देखिए, बिहार में घटना घट गई तो उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाया लॉ एंड ऑर्डर पर। वो बिल्कुल सक्रिय थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो निकल नहीं रहे हैं, बाखूबी काम कर रहे हैं और बिल्कुल ढंग का काम कर रहे हैं। ठीक बात। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि सनातन महाकुंभ में जिस तरह से संतों ने ललकारा है,
तो क्या इंटैक्ट बिहार में इस बार हिंदू इंटैक्ट रहेगा क्या? क्या आपको लगता है कि वो गोलबंद होकर वोट करेगा? क्योंकि वो भी समझदार हो गया है, जातिवाद से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो संतों का आह्वान है, दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है हम चुनाव से 1-1.5 महीने पहले पूरे बिहार में पदयात्रा निकालेंगे। तो क्या सारा फोकस उनकी तरफ, वो अपनी तरफ लेना चाहते हैं क्या? आपका क्या असेसमेंट है इस पूरे गेम प्लान में उनका? नहीं, उनकी कोशिश होगी, लेकिन बिहार और बिहार में जाति की बात ना हो, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। हाँ, संत समाज और भारतीय जनता पार्टी जरूर ये चाहती है कि समाज जातियों में न बटे, और इसके लिए एक हमेशा बात होती है ध्रुवीकरण की। कल कई लोग आए हुए थे, जो ये जो निरहुआ जो है, दिनेश लाल यादव, वो भी थे संत समागम मंच पर, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने भी आह्वान किया कि समाज की एकजुटता, राष्ट्र की एकता के लिए कैसे आवश्यक है। आप जातियों में मत बटिए, जाति में बटेंगे तो आपकी ताकत कमजोर होगी। कई संतों ने मंच से अपने अपने तरीके से, तो जाति तो सच है और जाति रहेगी भी। ठीक है, शास्त्री जी ने कहा कि फिर हम आएंगे और इस गांधी मैदान में, क्योंकि इस बार मुझे कथा कहने की इजाजत नहीं मिली, अगली बार जरूर मैं कथा कहूंगा। शायद नवंबर में उनकी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन की है, और उन्होंने आह्वान किया है लोगों को कि बिहार के लोग भी आए और उस यात्रा में शामिल। तो खैर, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में, 22 नवंबर को तो नई सरकार का गठन हो जाएगा जी। तो कोशिश तो की जा रही है कि समाज के लोग जातियों में न, अगड़ा पिछड़ा में न पड़े, दलित महादलित में न पड़े, कोशिश की जाती है। लेकिन बिहार और बिहार में जाति की बात न हो। अब तो जातियों का सम्मेलन शुरू हो गया है बिहार में। पान समाज की मीटिंग हो रही है, तो ये हलवाई समाज की मीटिंग हो रही है, तो ये फलाने समाज की मीटिंग हो रही है, और सबके अपने अपने छत्र निकल के आ रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना बूथ है, हमारे पास इतना बूथ है, हम इतना के स्टेक होल्डर हैं। तो बिहार तो मुद्दों पर कभी राजनीति होता नहीं है। बिहार में तो हमेशा जाति हावी हो जाती है जी। और जाति को खूब गरमाया जाता है, और फिर उस जाति की फसल काटी जाती है कि भाई देखिए हमारी जाति इस पार्टी के साथ खड़ी हो गई, इस गठबंधन में रही तो जीत गए, इस गठबंधन में रहे तो ये हार गए। मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूँ, लोकसभा चुनाव जी जी जी। बिहार में लालू प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है ये माई समीकरण है इनके हुआ मुस्लिम और यादव, लेकिन इन्होंने कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ा, और कहा जाने लगा, हम लोगों ने ही कई बार कहा, ये पार्टी तो माई से माइक की तरफ बढ़ रही है भाई। अब मुस्लिम यादव कुशवाहा हो रहे हैं, और उसके प्रभाव बड़े रिफ्लेक्शन आए। ये शाहाबाद में और मगध के इलाके में शाहा लोगों को टिकट देने की वजह से एनडीए कई सीटें हार गई। तो जाति तो यहाँ है, जाति रहेगी, इस सच्चाई को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संत महात्मा जो भी मैसेज तो देते ही है कि आप क्यों, कल भी कहा गया कि आप क्यों जातियों में बढ़ करके चीजों को सोचते हैं, उससे राष्ट्र कमजोर होता है, एकता कमजोर होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जाति बिहार में रहेगी, और जाति के तो सम्मेलन हो रहे हैं, जाति के नेता अपने को कह रहे हैं कि मैं इस जाति था। मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ फ्लैशबैक में। यही बिहार की भूमि रही है। जब जेपी का आंदोलन चला था तो लोगों ने जनेऊ तोड़ दिया था और सरनेम हटा दिया था। वो जो शर्मा और यादव और ये जो टाइटल हुआ करते थे, छोटे और द्विवेदी, ये सब टाइटल हटा दिए गए थे। कोई टाइटल नहीं रखता था जेपी का बात। और बाद में वही बिहार जिसने अपने बच्चों के नाम पर टाइटल इसलिए लोग लगवाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं इस जाति का। तो बिहार और बिहार में जाति की बात न हो, मैं समझता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ,
संत लोग आए और ये संत समागम में इस बात की चर्चा जरूर हुई कि कब तक आप पढ़ते रहिएगा और पढ़ने का परिणाम क्या रहा है उसका इतिहास साक्षी रहा। मुट्ठी भर मुगल आए और जी कितने वर्षों तक इस देश पर राज किए, कितने अंग्रेज आए और 200 वर्षों तक आप बना करके रखे, कब तक आप पढ़ते रहिए। कल पूरा ललकारा बताया भी भद्राचार्य जी उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्होंने मजबूती से जब कहा कि कब तक आप अपने टुकड़े टुकड़ों में पकड़े और अपने अपने जातीय छात्रों को अब ढूंढते रहेंगे। आप राष्ट्र की एकता के लिए काम कीजिए, राष्ट्र को मजबूत कीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जाति रहेगी और जातियों को गरमाया जाएगा, जाति की फसल चुनाव में करनी है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने वोटर रिवीजन का जो आदेश किया है उसको लेकर विपक्ष काफी गोलबंद है और बहुत नाराजगी भी जता रहा है। वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। क्या आपको लगता है ये टर्निंग पॉइंट होगा क्या इस चुनाव का? नहीं, चुनाव आयोग एडीआर के लोग तो वहाँ फाइल भी कर दिए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई मैं नहीं देख पाया, लेकिन आज तो रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है तो उसमें इन लोगों ने तर्क किया है कि जो 11 कागजात मांगे गए हैं जिनकी प्रमाणिकता के लिए कि ठीक है आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको जो 11 जो ये परफॉर्मा है उसमें कोई एक को अटैच कर दीजिए जिससे आपका की नागरिकता साबित हो सके। इसको लेकर के विपक्ष ने कहा कि भाई क्योंकि 20% बिहार के माइग्रेंट लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार जो फ्लड इफेक्टेड एरिया जो ज्योग्राफी है बिहार की, रेनी सीजन है, अब उस स्थिति में क्या वो अपना कागजात दे पाएंगे। देखते हैं चुनाव आयोग कुछ लचीला रूप अपनाती है। बाकी थोड़ा बीच में कंफ्यूजन भी आया था, लगा कि नहीं चुनाव आयोग ने कोई कागज अब मांगने की बात नहीं की है, केवल फॉर्म की बात की गई है। लेकिन फिर अखबारों में विज्ञापन आया और चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी बात नहीं की गई है। 2003 2003 तक जिनका नाम मतदाता सूची में है 4,96,00,000 तक, उनको तो उससे अलग रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद के लोगों को जो 11 जो प्रमाण मांगे गए हैं उसमें कोई एक सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना होगा जो वो फॉर्म फिलअप करेंगे। व्यवहारिकता नहीं दिखती है इसमें, क्योंकि जो काम आपने SIR का जो काम आप कर रहे हैं, गहन पुनरीक्षण का जो काम कभी 2003 में आपने 2 साल में किया, ये 1 महीना में इस काम को कैसे निपटा देंगे कि BLO जाकर के उनको फॉर्म भी दे देंगे, फिर वो BLO उनसे फॉर्म कलेक्ट भी कर लेंगे, वो अपना एविडेंस भी दे देंगे। तो यहाँ का बिहारी पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम कर रहा होगा, तो कोई गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में काम कर रहा होगा, कोई दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहीं काम कर रहा होगा। वो दौड़ा दौड़ा घर आएगा कि हमें फॉर्म भरनी है, हमें उसका कागज देनी है। कई लोगों ने कैमरे पर आकर के बड़ी स्पष्टता से कहा कि ये जो 11 प्रमाण पत्र की जिक्र की गई है उसमें कोई एक भी मेरे पास नहीं है। क्योंकि होता था, मान लिया गया था कि कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो दे ही देंगे जिससे उनका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ लिटरेसी कम है। अगर लिटरेट लोग हैं जिन्होंने स्कूल गए ही नहीं, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं, वो कहाँ से दे पाएंगे। एक बिहार में लोग आधार कार्ड रखते थे, मनरेगा कार्ड रखते थे, ये रखते थे राशन कार्ड, इसको हटा दिया गया। मैं एक हमेशा सवाल मेरे मन में भी रहता है, आधार कार्ड को आइडेंटिटी किसने दिया? ये चुनाव आयोग ने आइडेंटिटी दिया। अगर 96 करोड़ वोटर पूरे देश में थे तो आपका एक डेटा है कि आपने कहा कि 22 करोड़ आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में लिंक नहीं किया गया, तो आइडेंटिटी देने वाले आप। फिंगरप्रिंट आपने लिया, तो आइरिस का एक व्यक्ति की आंख की पुतली दूसरे से नहीं मिलती है, वो कहते हैं बाद में आकर के कि नहीं, इससे नागरिकता की कहाँ पुष्टि होती है, व्यक्ति की पुष्टि होती है। फिर कभी आधार कार्ड को आपने जो लिंक किया, इस लिंक के पीछे क्या मतलब? तो जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता में थोड़ा विपक्ष के तर्क जो है वो लॉजिकल लगते हैं कि चुनाव आयोग टाइमिंग करके
समय को लेकर के। और अभी आप तुरंत एविडेंस क्या लग रहा है कि अगर 2003 से 25 तक जिन लोगों ने वोट किया, जी वो क्या वैसे लोगों ने वोट कर दिया चुनाव में जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं थे? और अगर वैसे लोगों ने ही वोट किया तो एक मौका और दे दीजिए कि भाई चुनाव वोटर लिस्ट से उनका नाम मत हटाइए और बीएलओ को जिम्मेवारी दीजिए कि अगर अभी एविडेंस वो नहीं दे पाते हैं तो चुनाव के बाद तक उनको एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में वो एक अपना एविडेंस दे दे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि नहीं वो बिहार के नागरिक है। तो थोड़ी व्यवहारिकता को लेकर के अगर विपक्ष के सवाल है, चुनाव आयोग को सहानुभूति पूर्वक विचार करनी चाहिए। वैसे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उनके निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्टेट करती है वो तो मैं आज देखा नहीं हूँ, लेकिन एडीआर के लोग गए हैं और उसमें कई पार्टी के लोग भी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि चुनाव आयोग को जरा निर्देशित कीजिए कि इतने कम समय में क्या ये व्यवहारिक है। अगर व्यवहारिक नहीं है तो चुनाव आयोग इस पर विचार करे। ठीक बात, ठीक बात। अरविंद जी से मैं जानना चाह रहा था, अरविंद जी, लगातार विपक्ष मोदी साहब पर अटैक कर रहा है और कभी कभी बड़े प्रतिकूल टिप्पणियां भी कर दी जाती हैं। उसको आप कैजुअली, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन के लिए नुकसान होगा इसका? धरातल पे इसको लेकर नैरेटिव बदल रहा है लोगों का, ये हो रहा है क्या? आपको दिखता है जो विपक्ष कह रहा है? देखिए, जो बोलने की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, जी, तो बोलने का कुछ भी स्वतंत्रता नहीं दी गई, लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं। अपने फायदे के लिए जो बात है वो बोलते हैं जी, और जो दूसरे के फायदे की बात है वो नहीं बोलते हैं। हमें एक चीज बताइए, इसमें किसी पार्टियों का अगर पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट में, जी, तो उसमें क्या योगदान हो सकता है? उसमें एक ही योगदान हो सकता है कि BLA 1 बूथ लेवल एजेंट होते हैं, BLA 1 कहे जाते हैं, वो पार्टियां अपना बनाती हैं। वो BLO जो सरकारी BLO है उनके साथ मिलकर वोटर कार्ड का अद्यतन प्रारूप तैयार कराने में वो मदद करेंगे। और जब चुनाव आयोग हर जो संवैधानिक संस्था है वो किसी पार्टी से गाइड नहीं होता है, वो स्वयं निर्धारित करते हैं। अगर चुनाव आयोग कोई कार्यक्रम तय किया है तो मुझे लगता है कि वो सक्षम होगी, उन्होंने पूरी वर्कआउट कर कर एक इस कार्यक्रम को तय किया होगा कि हाँ भाई इसमें कितने दिनों में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर पाएंगे, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी तो उन्होंने तय किया होगा। और हम पार्टियों को वैसे वोटर जो नाजायज वोटर हैं, जो मर चुके हैं या एक से दो तीन तीन जगहों पर है, तो अंतिम पुनरीक्षण अगर हो रही है तो हमें हमारी पार्टी या हम नहीं लगता कि हमें कोई किसी तरह का विरोध है। नहीं नहीं, उसमें क्योंकि अरविंद जी, पुनरीक्षण का काम लगातार चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये उसमें अंतिम प्रोसेस है। ठीक बात। जी, उसमें अरविंद जी, विपक्ष का कहना है कि 90 के आसपास ऐसी सीटें हैं, अगर पुनरीक्षण हुआ तो उसमें से 1000 से 10,000 वोटर गायब हो जाएंगे क्योंकि वो अपना साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अगर इतने वोट कट गए हर सीट पे तो फिर नुकसान तो महागठबंधन को होगा, ये उनका लॉजिक है और आरोप भी तो है। ये कैसे वो डिटरमिन कर रहे हैं कि वो जो वोटर है महागठबंधन के ही हैं, एनडीए के नहीं है? ये उनका अपना दोनों का आकलन है होंगे। और आरोप है। जी, नहीं, आरोप नहीं है। देखिए, ये सिर्फ आरोप है, आकलन नहीं है। ये सिर्फ एक उन्माद फैलाने के लिए कि तुम्हारे अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। जैसे चुनाव आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पॉकेट की संस्था है कि हम छीन रहे हैं। और ये बिल्कुल चिन्हित है BLO को कि कौन सा घर है वो कांग्रेस का है, कौन जदयू का है, कौन भाजपा का है, ये चिन्हित है। ये तो बेबुनियाद बातें हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक उन्माद फैलाना। ये तुम्हारे अगर उसमें जब कह रही है चुनाव आयोग कि हम उसको करा पाएंगे और बता रही है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर है, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 30 लाख का वो अब तक ले चुकी है। आज के अखबार में मैं देखा हूँ चुनाव आयोग का 1 करोड़ ज्यादा का कर चुका है।
तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक अगर सवाल है कि कुछ वोटर लोग के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में अगर वोटर इसके पहले भी बने हैं तो उस जी समय भी इनको जो सर्टेन नॉर्म था उसके तहत उसका प्रमाण देना पड़ता था, उन्होंने उसके साथ किया है, वोटर बने हैं। और अब जो कोई पलायन की स्थिति में दूसरी जगह चल जाते हैं, यहाँ नहीं है, दूसरी जगह वोटर बन गए, हाँ यहाँ भी हाँ वोटर है, तो वो अंडरटेकिंग देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, दूसरी जगह वोटर रहेंगे, बहुत ठीक सारी बात की संख्या। तो ये अद्यतन स्थिति, और अगर अपग्रेडेशन हो रहा है, अंतिम सर्वे हो रहा है चुनाव के पूर्व, जी तो इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि सही वोटर रहे और सही वोटर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाए। इसमें बहुत कुछ गुंजाइश नहीं लगती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस लिस्टेड था, और वहां जी सुनवाई हुई या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सुनवाई के जो आदेश देगा वो चुनाव आयोग मानेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, क्या ये नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है? क्योंकि शाह साहब ने हमारा अभी काम हाल फिलहाल कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद हम तय करेंगे सीएम कौन होगा, तो उन्होंने हवा भी दे दी। तो क्या आपको लगता है, आपका आपका आकलन क्या है कि बिल्कुल मान लें कि चुनाव के बाद कोई नया चेहरा और आएगा? देखिए, ये निर्भर करता है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को कितनी सीटें आती हैं। हाँ अमित शाह जी ने अभी तो इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू के दरमियान जब उनसे यही सवाल पूछा गया था, जी तो जी उन्होंने कहा कि टाइम दीजिए हाँ भाई। ये तो करके उन्होंने हाँ उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। जी ये जी सब निर्भर करता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें आती हैं। ठीक बात। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को ठीक ठाक सीटें आ गई, मैं हाँ यहाँ तक कह रहा हूँ 50 से भी अधिक सीटें आ गई, हाँ तो फिर नीतीश कुमार जो चाहेंगे हाँ वही हो। लेकिन अगर उनकी सीटों की संख्या घट गई हाँ तो फिर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 122 का मैजिक फिगर तो इनको चाहिए ना। ठीक बात है। नीतीश कुमार जी को रिप्लेस करने के लिए 122 का मैजिक फिगर तो दिखना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी कभी समाजवादी बन जाते हैं, कभी राष्ट्रवादी बन जाते हैं, जी जी तो अगर लगेगा कि हमें फिर से ये मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं देंगे, हाँ हाँ तो क्या फिर उनको समाजवाद याद नहीं आएगा क्या? ठीक फिर बात। वो कोई बात करेंगे और कहेंगे कि चलिए कहीं और हम चलते हैं। और अगर लगेगा कि नहीं, यहाँ भी हमारी सीटें इतनी है, 43 सीटें जब आई नीतीश कुमार जी को 2020 में, जी जी उसके बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक बतौर बात। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही माना, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर कि उनकी सीटें कितनी हैं। हाँ, डॉक्टर ये साहब, बात जरूर है। जी एक सवाल इसी में बस आखिरी आपसे पूछना चाह रहे थे, इस बार के चुनाव में आपको पलड़ा क्या तेजस्वी जी का ज्यादा दिख रहा है क्या भारी? कुछ एज लेके वो मैदान में है क्या? तेजस्वी जी भी मजबूत स्थिति में है, ठीक मजबूत बात। स्थिति में। देखिए, 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज नीतीश कुमार के पास है। सड़क ओ बनी है, बिजली आई है, जी नल का जल है, लेकिन हाँ हाँ विकास केवल सड़क, पानी, बिजली तक ही नहीं है। शिक्षा ठीक बात। के सवाल अनुत्तरित है, स्वास्थ्य के सवाल अनुत्तरित है, रोजगार का सवाल अनुत्तरित है, जी पलायन है सवाल बिहारियों के सामने। ये ठीक बात। सवाल है बिहारियों के सामने कि जो बिहार आजादी के बाद 6.3% इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आज हाँ 1.3% पर क्यों आ गया? जैसे कि जी नीति जी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में बिहार 53% बिहार के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीतीश कुमार ने ही सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके बताया कि 94 लाख परिवार गरीबी जी रेखा से नीचे हैं, जो 6000 से कम की आमदनी पर वो जीते हैं। तो बिहार की जमीनी हकीकत अगर है और जी उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए हाँ तेजस्वी कमजोर नहीं है। तेजस्वी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है। देखते हैं एनडीए कैसे उनको मात देती है, या तेजस्वी जी एनडीए को मात देने में सफल हो जाए।
बहुत बढ़िया एनालिसिस आपने डॉक्टर साहब की है और अरविंद जी ने भी हमारा सहयोग किया है और तमाम सारी बातें रखी। चर्चा बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया आपने व्यू पॉइंट रखा और वास्तव में जमीनी हकीकत चुनाव की क्या चल रही है उसे भी आप प्रस्तुत किया है। अरविंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम नए विषय पर फिर आपके साथ जुड़ते ही रहेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने देखा, दोनों मेहमानों की बातें सुनी। इतना तो तय है कि बिहार में चुनावी ताना बाना गजबाए हिंद और भगवाए हिंद के आसपास ही बुना जा रहा है। चुनाव आते आते कौन भारी पड़ेगा, क्या संतों की ललकार गुल खिलाएगी, नीतीश नहीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या मोदी के खिलाफ बिगड़े बोल फिर महागठबंधन के लिए भारी साबित होंगे, बिहार में कौन जीतेगा ये तो वहां की जनता के दिल में है। चलते चलते बिहार के बारे में किसी ने सही कहा है, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा यूनिवर्सिटी तोड़ दिया गया फिर भी बिहार में ज्ञान का भंडार है। एजेंडा में कल फिर नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।